प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं बोधि सुविचार चैनल जो आप सबका है, उसके माध्यम से आज मैं चर्चा करूंगा विश्वगुरु भारत। भारत विश्वगुरु कैसे बना, क्या विश्वगुरु था या नहीं था, या कैसे बनेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो मित्रों, आजकल आप सभी लोग बड़े धड़ल्ले से सुन रहे होंगे और ये कहा जा रहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। भारत विश्वगुरु बनेगा ऐसा लगता है, या भारत का जो विश्व गुरु है वो मिल गया है या मिलने वाला है, या फिर सिर्फ अभी तक चर्चा है, या सिर्फ कल्पना ही मात्र है। सपना देखना बुरी बात नहीं है, शायद कभी ये साकार हो जाए और भारत विश्व गुरु बन जाए। विश्व गुरु बनने के पहले हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमें कुछ बदलाव भी करने होंगे। हमें समतावाद और समाजवाद को अंगीकृत भी करना होगा। बिना इसके विश्वगुरु बनना एक कल्पना मात्र ही होगा। लेकिन भ्रमवंशियों का क्या है? वे तो भ्रम का पुलिंदा बनाकर अपना काम कर लेते हैं और बिना काम किए ही वो भारत की जनता को एक विश्वगुरु दे देते हैं। भारत विश्वगुरु था, ऐसा नहीं कि भारत विश्वगुरु नहीं था। भारत विश्वगुरु था। था शब्द जुड़ा है, इसका मतलब जो है पहले कभी भारत विश्वगुरु था। विश्वगुरु जब था तो भारत में सम्यक सभ्यता थी। अब वो कौन थे विश्वगुरु उस समय? तो वो थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध भारत के विश्वगुरु थे, जिन्होंने विश्व को शिक्षाएं दी। किसे विश्व भर में शिक्षा देने के लिए बुलाया गया? विश्व के लोगों ने जो है भगवान बुद्ध को शिक्षा के लिए बुलाया। जाहिर है कि वे सभी बौद्ध थे। मैं यहाँ पर उनके कुछ नाम देने जा रहे हैं। उनका नाम था गुणवर्मन। बहुत ही विद्वान थे। दूसरा था गुणभद्र, प्रज्ञा रुचि, उपशून्य, ज्ञानभद्र। बुद्ध भद्र भी थे, कमलशील थे और ज्ञान प्रभा तथा चित्रगुप्त थे। ये जैसे हजारों बौद्ध लोग विश्व में शिक्षा दिए। ये बौद्ध विद्वान तुर्की भी गए, यूनान भी गए और मध्य एशिया में अपनी शिक्षाएं इन्होंने दी। इसमें कोई भी हिंदू विचारक नहीं था। हालांकि कहते हैं कि हिंदुत्व बहुत पुराना है, लेकिन उस समय कोई हिंदुत्व नहीं था, इसलिए जाते कैसे? भारत में विश्व के अनेक देशों से बहुत विद्यार्थी पढ़ने आते थे। वो शिक्षा यहाँ लेते थे। ऐसे शिक्षार्थी जो थे, जो विद्यार्थी थे, उनमें कुछ का नाम मैं आपको बता रहा हूं कि उनमें थे फाहियान, वैनसांग, इत्शंग आदि थे। और ये सभी बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान हुए थे। भारत में रह करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इन्हें संपूर्ण विश्व आदर की नजरों से देखता है, क्योंकि ये बहुत ही स्कॉलर अच्छे थे। इनके जो नोट्स मिले हैं
उनके द्वारा यहाँ तक बताया गया है कि अमुक स्थान अमुक जगह पर है, और इसकी दूरी भी उन्होंने बताई। उनके नोट्स के आधार पर ही भारत में खुदाई का काम भी प्रारंभ हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई करवाई और बौद्ध संस्थान जैसे चैत्य, संघाराम, बहुत सारे शिक्षण संस्थाएं मिली। खुदाई से गुप्त काल का इतिहास भी मिला, जो ईसा बाद लगभग चौथी या 5वीं शताब्दी का है, जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। इसे फायान ने भी जिक्र अपनी डायरी में या अपने नोट्स में किया है, जो उस समय के काल में भारत में ही रहते थे। ये सच है कि गुप्त काल में छोटे छोटे बुद्ध विहार थे, जिनको विश्वविद्यालय या बड़े बड़े संस्थाओं का रूप गुप्त काल में हुआ। गुप्त राजा भी बौद्धों का बड़ा सम्मान करते थे। वो स्वयं बौद्धिस्ट थे और बौद्ध विचारधारा और उनकी परंपराओं को लेकर ही चलते थे। इसीलिए अध्यात्म या अध्यात्म अध्ययन करने के लिए शिक्षा के बड़े बड़े पर सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा चली वहां, जिस वजह से तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार विश्व में फैला। तथागत गौतम बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग, जो 8 अंगों वाला मार्ग है, वो सम्राट अशोक के समय में काफी उसका दूर दूर तक गया। यहां तक कि अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा। इसके बाद भारत को विश्व गुरु बनाने में कुषाण वंश के राजाओं में कनिष्क ने बहुत कुशल पूर्वक काम किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करवाया। भगवान बुद्ध को में वो मूर्ति के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए बहुत सारी मूर्तियों बनवाई। उनकी मूर्तियां जो थी वो गंधर्व कला में थी और दूसरी मथुरा कला। ये दोनों स्थानों को अपनी राजधानी बनाया और बहुत सारी मूर्तियां लाखों बनवा करके रखी। ये लाखों मूर्तियां पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी फैली, जिसका कारण है कि आज भी जब कहीं भी खुदाई होती है या एएसआई के द्वारा खुदाई की जाती है, तो वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को कुछ कुत्सित विचार वाले थे, तो उनको दबाने का काम किया, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य हमेशा उभर कर आ जाता है। आज भगवान बुद्ध की मूर्तियां वो फिर पुनः उभर करके आ रही हैं जमीन के नीचे से। लेकिन हमारी सरकार या हमारे जो मीडिया कर्मी हैं या हमारे जो इतिहासकार हैं, वो भगवान बुद्ध को बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ही कुत्सित विचारधारा है। बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, इसलिए भारत को बुद्ध का देश कहा जाता है। मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे 70 बड़े बड़े विद्यालय थे। ये बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में ये पाल वंश के राजाओं तक बड़े ही अच्छे ढंग से चली और बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चली। लेकिन पाल वंश के बाद जैसे ही सेन वंश आता है,
सेन वंश का शासन नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास ही था, या वही के वो राजा थे। उस क्षेत्र में राज्य सेन वंश का ही था। जो भगवान बुद्ध की देशना देने वाले संस्थाएं थी, या संघाराम थे, या चैत्य थे, तो उनको जो है धीरे धीरे नष्ट करने लगे। ये सभी संस्थाएं चाहे कोई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट की गई, लेकिन दोष तो राजा का भी होता है, जो उस क्षेत्र में रह करके इतनी महत्वपूर्ण संस्थाएं, महत्वपूर्ण लाइब्रेरी, एक विशाल लाइब्रेरी जो ज्ञान का भंडार था, वो नष्ट हुआ, जला दिया गया। लेकिन वहां के राजा ने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, और न ही इसका कोई सबूत मिला है। कोई प्रयास नहीं किया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सेन वंश के जो राजा था, उसका भी कोई साजिश के तहत था, जो आक्रमणकारियों ने आराम से उस ज्ञान भंडार को नष्ट करता रहा और लोग देखते रहे। दोस्तों, फिर भी तथागत बुद्ध का भारत, जो विश्व गुरु की उपाधि आज भी है, और पहले थी ही, लेकिन कल भी रहेगी, आगे भी रहेगी। इसे कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु आज भी है, और विश्वगुरु रहेगा। साथियों, आज का वीडियो बस यही तक है। मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।